नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार के मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट सामने आने लगी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, लिस्ट सामने आने लगी है। हर्ष सांघवी, शंकर चौधरी को फिर से मौका मिल सकता है। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को भी जगह मिल सकती है। ऋषिकेश पटेल और जीतू वाघानी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावित लिस्ट में जयेश रादडिया, राघव जी पटेल का नाम भी शामिल माना जा रहा है। जगदीश पंचाल, अमित ठाकुर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। गुजरात में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी 7वीं बार सूबे में अपनी सरकार बनाने जा रही है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इससे पहले सीएम भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हर्ष सांघवी और शंकर चौधरी मंत्रिमंडल में बने रह सकते हैं, जबकि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर मंत्रिमंडल के नए चेहरे हो सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं। मेहुल, देखिए, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने और ऐसे में जो संभावित चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल के, अब उनके नाम के कयास भी शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है न्यूज इंडिया के पास कि किस पर मोहर लग सकती है, जो कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बैठेगी। क्योंकि 156 जो विधायक चुनकर आए हैं गुजरात विधानसभा में, एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। अब पुराने भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री थे, 20 तकरीबन मंत्री थे, उसमें से 19 जीतकर सामने आए हैं। हालांकि एक सवा साल का इनका परफॉर्मेंस किस तरह से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड देखती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। पर रूपानी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयेश रादडिया पाटीदार समुदाय के सौराष्ट्र के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। जिस तरह से देखा जाए तो सहकारिता क्षेत्र में भी उसका बड़ा दबदबा है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक राजकोट में भी वो चेयरपर्सन है। उनके पिता विठल रादडिया, जो कि सांसद हुआ करते थे पोरबंदर से, भारतीय जनता पार्टी से, तो तय माना जा रहा है कि जयेश रादडिया को रूपानी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री थे, उसकी वजह से उनको कृषि या सहकारिता का कोई प्रभार मिल सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जामनगर से फिलहाल जो भूपेंद्र पटेल सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर थे राघव जी पटेल, वो भी चुनकर आए हैं, जीते हैं जामनगर से। तो अब देखना ये होगा कि जयेश रादडिया या राघव जी पटेल किस में से इनको कृषि का प्रभार मिल सकता है। मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री हर्ष संघवी इस बार भी भारी बहुमत से जीते हैं। उनका गृह मंत्री बनना करीब करीब तय माना जाता है। जिलों के आकलन करें तो वडोदरा में से किसी एक को जगह मिल सकती है। योगेश पटेल, हालांकि 76 साल के हैं, सबसे बड़ी उम्र दराज जो चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो योगेश पटेल है। राजकोट में से डॉक्टर दर्शिता शाह, जो कि विजय रूपानी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, राजकोट विधानसभा 2 नंबर से, वहां से दर्शिता शाह जीती है और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी हुआ करती थी राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। संघ से करीबी है प्रधानमंत्री मोदी से, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। तो ये कयास लगाया जाता है कि राजकोट से दर्शिता शाह को आरोग्य विभाग का राजस्व विभाग भी मिल सकता है। मैं आपको बताऊं कि ऋषिकेश पटेल भी आरोग्य मंत्री रहे हैं, जो कि महसाना के विसनगर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनका भी नाम तय माना जाता है। अल्पेश ठाकुर या हार्दिक पटेल को भी देखिए, कुल दोनों में मिलाकर से कहा एक को जा जगह मिल सकता सकती है मेहुल की इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो भी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और नए चेहरे भी कई ऐसे हैं, युवा चेहरे भी हैं जिन्हें जगह मिलने की संभावना है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी को 26 आपराधिक मामलों में राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामलों में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सभी एफआईआर पर रोक लगाई गई है। शुभेंदु के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज थे।
बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो मामले दर्ज थे उन सभी एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। देखिए 21 की 2 मई की पहले शुभेंदु अधिकारी साफ सुथरा आदमी था, उसका खिलाफ एक ही एफआईआर नहीं था बंगाल में। जब ममता जी को मैं गिरा दिया नंदीग्राम का लड़ाई में, ममता जी 1956 वोट में मेरा पास उनको हारना पड़ी। उसका बाद ही एफआईआर का सिलसिला जारी हो गया। सब एफआईआर फर्जी एफआईआर है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अपोजिशन को विंडिक्टिव एटीट्यूड को नाते ये एफआईआर किया है। ऑल एफआईआर लॉन्च अगेंस्ट मी आफ्टर 5 मई 2021। इसलिए तो साबित हो गया सब फेक एफआईआर है, फैब्रिकेटेड एफआईआर है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर है। ये एफआईआर का कोई बेसिस नहीं है। इसलिए देश में अभी भी जुडिशियरी जिंदा है। जितना बार करेगा मैं जुडिशियरी के पास आऊंगा। उधर मैक्सिको में जीआईएस 2023 को लेकर पहला रोड शो किया जाएगा। आज सीएम योगी के नेतृत्व में यह रोड शो होगा। प्रदेश में निवेश का विदेशों में माहौल बनाया जाएगा। यूपी के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करेंगे ब्रजेश पाठक। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में सम्मिलित होने वाले यूपी के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद करेंगे। रोड शो के दौरान प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक सत्र का आयोजन करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। फूड प्रोसेसिंग, एग्रो डेयरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डिफेंस एंड एरोस्पेस, वेस्ट मैनेजमेंट, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश में निवेश को लेकर देखिए लगातार योगी सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो नजर आती रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से की जाएगी। तो सीएम योगी के नेतृत्व में देखिए ये रोड शो किया जाएगा। यूपी के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता डिप्टी सीएम की ओर से की जाएगी। मैक्सिको में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा गया है उसके लिए ये पहला रोड शो होगा। प्रदेश में निवेश को लेकर विदेशों को भी निमंत्रण और माहौल बनाया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश एकदम सेफ है निवेश के लिए। इन्वेस्टर्स समिट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाएगा ताकि विदेश तक उत्तर प्रदेश का जो डंका है वो बज सके और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझ सके कि उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित राज्य है निवेश के लिए। हमारे साथ सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। शेखर, प्रदेश में
इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी प्रयास हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी वाली है उसको लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में मैक्सिको में ब्रजेश पाठक की अगुवाई में जो डेलीगेशन गया हुआ है, जिसमें कई अधिकारी भी हैं, आज वहां पर पहला रोड शो होगा। फूड सब्सिडरी और जो पैकेजिंग का क्षेत्र है, आईटी, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग करीब 12 देश हैं जहां पर अपने रोड शो आयोजित करेगी। अलग अलग डेलीगेशन जाएंगे और इन्वेस्टर्स को वहां पर लुभाएंगे कि जो फरवरी में यहाँ ग्लोबल समिट होना है उसमें वो शामिल हों। और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लगातार जो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, उसमें उसे सफलता मिले। करीब 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी है। जिस तरीके से विदेशों से इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का काम आज से शुरू हो रहा है। शेखर, ये भी माना जा रहा है कि ना सिर्फ ये इन्वेस्ट होगा बल्कि एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। देखिए, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कनाडा जा रहे हैं, मंत्री सुरेश खन्ना ब्रिटेन जाएंगे और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह अमेरिका जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी विदेशी धरती पर भ्रमण करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग देशों में मंत्रियों को भेजकर ये संदेश देने की कोशिश कि उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित राज्य है और इसमें एक रिकॉर्ड भी बनाना चाहती है सरकार। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, उसके बाद से कई हमने देखा है कि करीब 3 जो है वो इन्वेस्टर समिट हुए। उसमें देश और प्रदेश के लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। 2 साल उनके कोरोना में चले गए थे, जिसकी वजह से वो आयोजन हो नहीं पाए। अब 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से योगी सरकार इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ किस तरह से कदम बढ़ाया जाए, किस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कंट्री की लेकर के प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है उसको पूरा किया जाए। तो इस दिशा में अलग अलग मंत्रियों के समूह जो बनाए गए हैं, उसमें आज मैक्सिको में पहला रोड शो होगा। इसके बाद जो है नंद गोपाल नंदी हैं, औद्योगिक मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में भी एक टीम बनाई गई है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, वो भी उनके साथ में अलग जाएंगे, एक टीम उनके साथ में जाएगी। तो इस तरीके से और अधिकारियों का पूरा ब्यूरोक्रेसी का डेलीगेशन है जो अपनी तरह से इन्वेस्टर्स को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीते 6-7 सालों में किस तरीके से एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, केंद्र और राज्य की जो सरकारी नीतियां हैं वो किस तरीके से उसके लिए फायदेमंद हैं, किस तरीके से वो किस क्षेत्र में अपना कारोबार जमाना चाहते हैं, उसके लिए किस तरीके के नियम, कायदे, कानून और सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने रखी हैं। कई सारी चीजें हैं जिसके जरिए सरकार चाहती है कि इन्वेस्टमेंट हो और उत्तर प्रदेश और ज्यादा विकास की ओर बढ़े। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शेखर। कानपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर इरफान सोलंकी पर एक और फर्जी कारनामा सामने आया है। इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड सामने आया है। फरार रहने के दौरान फर्जी आधार कार्ड का उपयोग किया गया इरफान सोलंकी की ओर से। फर्जी आधार कार्ड से ही हवाई यात्राएं की थी। अशरफ अली के नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया था। इरफान पर ग्वालटोली थाने में मामला दर्ज किया गया है। इरफान सोलंकी, देखिए आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से ये मामला लगातार तूल पकड़ा था। विदेशी यात्रा की गई थी और उसी दौरान ये स्पष्ट हुआ था कि दरअसल फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया था इरफान सोलंकी की ओर से। एक और फर्जी कारनामा आप देखिए, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर हवाई यात्राएं करी हैं इरफान सोलंकी ने। इरफान सोलंकी का एक और फर्जी कारनामा। कानपुर से सहयोगी राहुल भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं।
राहुल, एक और फर्जी कारनामा, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर आप समझिए कि किस तरह से विदेश यात्राएं की जा रही थी। जी बिल्कुल चारुल, आपको बताना चाहूंगा ये कोई मामला जो है इरफान सोलंकी जो समस्या है वो गहराती चली जा रही है। जिस तरीके से कानपुर के सीतामऊ विधायक के ऊपर आगजनी को लेकर और रंगदारी को लेकर कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा लिखा गया था, जिसके बाद से इरफान सोलंकी की जो आफतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने जिस तरीके से इरफान सोलंकी घर पे दबिश मारी, जिसके बाद इरफान सोलंकी फरार हो गए थे और फरारी के दौरान उन्होंने अपने ऊपर एक मुसीबत और मोल ले ली, और वो मुसीबत ये थी जो हम अपने दर्शकों को आधार कार्ड दिखा रहे हैं। इसी आधार कार्ड को कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनवाया गया था, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि फोटो तो इरफान सोलंकी की लगी हुई है, लेकिन वो जो आधार कार्ड है वो कोई अशरफ अली नाम से जो है आधार कार्ड बनाया गया है, और जिसको लेके इरफान सोलंकी ने दिल्ली से लेके मुंबई तक की जो हवाई यात्रा थी उसको किया, और पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि इरफान सोलंकी ने ये काम जो है फर्जी किया है, जिसमें कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जिसमें कई गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राहुल। उधर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के विवादित बोल सामने आए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर इस बार ये विवादित बयान दिया गया है। बड़ी खबर, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। सभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर देखिए विवादित बयान दिया गया है। एसटी हसन और बीजेपी नेता दानिश अंसारी पर तंज कसा है। पंचर साइकिल और कीचड़ में डूबे कमल को छोड़ दें, असली मुसलमान कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये कहा गया है शौकत अली की ओर से। पागल हाथी के बारे में सब जानते हैं, खूनी पंजे के बारे में भी सब जानते हैं। पंचर साइकिल को छोड़िए और कीचड़ में डूबे हुए कमल को भी भूल जाइए। जो लोग कह रहे पसमानदा, कोई मुसलमान इंशाअल्लाह ताला बीजेपी के साथ नहीं जाएगा अगर वो मुसलमान है तो। और पागल हाथी की पोजीशन आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और पंजा कितना बड़ा खूनी है ये मुरादाबाद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ईद के दिन ईदगाह में जो हुआ इस मुरादाबाद के अंदर, वो रहती दुनिया तक हम नहीं भूल सकते। मुरादाबाद के लोगों, मेरी आप अच्छा सुनिए, एक चीज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, एसटी हसन साहब तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। पहली मर्तबा इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, और आपके मुरादाबाद की लोकसभा की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और पार्टी के किसी बड़े लीडर को इंशाअल्लाह ताला यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। और इस वक्त महामहिम द्रौपदी मुर्मू ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर्स को संबोधित कर रही हैं। सीधा ले चलते हैं आपको। की भी मैं प्रशंसा करती हूँ, जिन्होंने बड़े ही लगन और मेहनत से हमारे देश के चुने हुए ब्रिलियंट माइंड्स को एवं सिविल सर्वेंट के रूप में ढाला है। आज इस सभागार में आने से पहले मुझे यहाँ पर एक नया हॉस्टल ब्लॉक और मेस, अरेना, पोलो फील्ड और अन्य कई सुविधाओं का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि इन नई सुविधाओं से प्रशिक्षु अधिकारियों को और अधिक सहूलियत होगी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज से पर्वतमाला हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिना का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जो सिविल सर्वेंट्स और प्रशिक्षुओं के लिए हिमालय और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में एक ज्ञान कोष का काम करेगी। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, आज जो मैं आपको संबोधित कर रही हूँ तो मेरे स्मृति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द गूंज रहा है। अप्रैल 1947 में सरदार पटेल आईएएस के प्रशिक्षु बैच से मिल रहे थे। देश अभी आजाद नहीं हुआ है, लेकिन इस बैच का भारतीयकरण
हो चुका था। अब इसी तरह रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। बीएचयू में धर्मांतरण को लेकर साजिश रची गई है। छात्रों के मोबाइल पर धर्मांतरण के लिए मैसेज भेजा गया है। सऊदी अरब से धर्मांतरण के ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। मैसेज में इस्लाम धर्म अपनाने की पेशकश की गई है। बीएचयू से ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां धर्मांतरण की कोशिशें की गई हैं। कई लोगों को, कई छात्रों को मोबाइल पर मैसेज किए गए हैं। हमारे साथ सहयोगी मदन मोहन जुड़ रहे हैं। मदन, कहा जा रहा है कि देखिए विदेशों से मैसेजेस किए गए हैं और इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया है। क्या ये पूरा मामला? जी चार, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जाए तो सऊदी अरब से जो है धर्मांतरण को लेकर के जो है कई छात्रों पे ये मैसेज आए हैं कि है उसको लेकर के छात्रों में जो है एक तरह से अलग आक्रोश है। हालांकि पुलिस प्रशासन इससे जो है अभी इंकार कर रहा है। छात्रों का ये कहना है कि इस तरह का जो मैसेज जो है धर्मांतरण को लेकर के कई छात्रों पे आए हैं और जिसके लेकर के जो है वो बीएचयू प्रशासन को भी अवगत कराया है। साथ ही साथ कहा जाए तो स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराने की बात कर रहा है। तो इस तरह से लगातार जो है सिर्फ छात्रों ही नहीं, कई तरह से इस तरह से सोशल मीडिया पे जो है इस तरह के मैसेज जो है धर्मांतरण को लेकर के आ रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो बीएचयू जो कहा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक बगिया है और उस बगिया के अंदर जो है इस तरह का मैसेज जो है धर्मांतरण को लेकर के एक कहीं अलग संदेश दे रहा है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि है जिस तरह से लगातार जो है सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही है, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट भी है। हालांकि इस तरह से भी प्रशासन ने कहा है कि अभी हम लोग के पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन छात्रों के मोबाइल पे ये व्हाट्सएप के जरिए जो है ये मैसेज भेजा गया है। जी चारू। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।